जय हिंद साथियों। शुरू करते हैं आज का हमारा डेली क्विज। और आज देखना है हमें कि हम कितने प्रश्न लगाने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन दोनों से ही संबंधित रहने वाले हैं। आप यूपीएससी या किसी स्टेट की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ प्राप्त होने वाला है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न मैं दाग रहा हूं, है ना, और आपको इसका आंसर करना है। प्रश्न है, समाचारों में अक्सर देखे जाने वाले गोल्डन डोम, थार्ड और HQ9 शब्दों का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से सही आंसर का जो है ना हमें देना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। गोल्डन डोम, थार्ड और HQ9 शब्दों का सर्वोत्तम वर्णन किया है किसने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 आइज इंटेलिजेंस गठबंधन के अंतर्गत साइबर वॉरफेयर यूनिट। 5 आइज इंटेलिजेंस गठबंधन के अंतर्गत साइबर वॉरफेयर यूनिट जो है ना इन शब्दों का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं। आइए इनके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के अंतर्गत के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है। यह एक उन्नत बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर लगे हैं, जो विदेशी मिसाइल हमले से अमेरिका की सुरक्षा के लिए विकसित की गई है। तो गोल्डन डोम आपको याद रखना है कि एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसके अलावा यह इजराइल के आयरन डोम और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के वर्ष 1983 के रणनीतिक रक्षा पहल स्टार वॉर्स कार्यक्रम से प्रेरित है। एक शब्द और था थार्ड, जिसे फुल फॉर्म क्या है इसका? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। एक अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे उड़ान के अंतिम चरण के दौरान छोटी, मध्यम और मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। वहीं जो HQ9 है, एक चीनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये तीनों ही रक्षा मिसाइल प्रणालियां थीं जिनको हमने देखा। HQ9 और S-300 आप जानते ही हो, ये रूस की है ना, तो इससे तो आप परिचित हो। हमारा दूसरा प्रश्न है डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, इससे संबंधित प्रश्न है। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो ये देखना है कौन सा कथन इससे संबंधित सही है। सही कथन की पहचान करनी है। हम देखते हैं कौन सा कथन जो है ये क्या हो गया। हमें देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सैलिक्स दलदली वन है। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सैलिक्स दलदली वन है। ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ ब्रह्मपुत्र, लोहित और डिब्रू नदियों से घिरा हुआ है। तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रू सेखोवा, ब्रह्मपुत्र, लोहित और डिब्रू 3 नदियों से घिरा हुआ है। ये कथन भी सही है। इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, जिसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान है। तो ये कथन भी सही है। इस प्रकार से तीनों कथन ही सही हो जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा कथन ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। असम में स्थित है डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इसे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सैलिकस यानी कि दलदली वन जो है ना घोषित किया गया है। यह पार्क भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है क्योंकि यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों और दक्षिण में डिब्रू नदी से घिरा हुआ है। तो इसके आसपास 3 नदियां हैं, आपको याद रखनी है, ब्रह्मपुत्र, लोहित और डिब्रू। इसे 1997 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। यहाँ पर जो है ना समृद्ध पक्षी विविधता है, सफ़ेद पंखों वाली लकड़ी की बतख और बंगाल फ्लोरिकन जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ यहाँ पर मिलती हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं और बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और क्या बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, पेटेंट किसी आविष्कार के लिए पेटेंट धारक को अनिश्चित काल के लिए दिया गया एक वैधानिक प्रावधान है, वैधानिक अधिकार है, अनिश्चित काल के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, पेटेंट के लिए आवेदन की सबसे अधिक संख्या के साथ भारत विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। ऐसा भी नहीं है, चाइना टक्कर में है अभी तो, है ना।
तो देख लेते हैं। देखो पेटेंट होता क्या है पहले समझो आप। पेटेंट कोई जो है रिसर्च हुई, आविष्कार हुआ, उसके लिए एक वैधानिक अधिकार है जो सरकार द्वारा पेटेंट धारक को सीमित अवधि के लिए दिया जाता है, मतलब सामान्यतः 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसके बदले में उसे अपने आविष्कार का पूर्ण प्रकटीकरण करना होता है ताकि अन्य लोग उसकी सहमति के बिना उस उत्पाद को बनाने, उपयोग करने, बेचने या आयात करने या उस उत्पाद के उत्पादन प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं। भारत में पेटेंट प्रणाली अधिनियम 1970 द्वारा शासित है। तो जो पेटेंट प्रणाली भारत में चल रही है वो पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा शासित है, जिसे 2003 में और 2005 में संशोधन किया गया है। तो पेटेंट अधिनियम जो 1970 का है उसमें 2003 में संशोधन हुआ और 2005 में भी संशोधन किया गया है। अगर प्रश्न कभी बन जाए कि भारत में पेटेंट प्रणाली किस अधिनियम के तहत शासित है, तो आप आंसर करेंगे पेटेंट अधिनियम 1970। बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है बीपो, ये बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 के अनुसार पेटेंट के मामले में भारत विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है, ना कि पहले स्थान पर। तो पेटेंट के मामले में भारत का स्थान 6ठे स्थान पर है। और ये कौन निकालता है? विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक इंडेक्स जो है ना, ये बीपो निकालता है। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा कथन जो है ना इसमें सही है। बोला जा रहा है चौथे प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, और हमें देखना है। पहला कथन है एस्चेरिरिया कोलाई एक छड़ के आकार का जीवाणु है जो मानव और पशुओं की आंतों में पाया जाता है। तो एस्चेरिया कोलाई जो है एक छड़ के आकार का जीवाणु होता है और ये मानव और पशु दोनों की आंतों में पाया जाता है। ये कथन सही है, ठीक है। दूसरा है आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड एस्चेरिचिया कोली का उपयोग रसायनों का पता लगाने और विद्युत आउटपुट उत्पन्न करने के लिए बायोसेंसर के रूप में किया जाता है। ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन ही सही हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 जो है सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एस्चेरिचिया कोलाई एंटेरोबैक्टीरिया सी परिवार का एक ग्राम नेगेटिव छड़ के आकार का जीवाणु है। मानव और पशुओं की आंतों में पाया जाता है। आंत के माइक्रोबायोटा संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी एस्चेरिचियाई कोलाई एक जैव संवेदक के रूप में कार्य करता है जो रसायनों का पता लगाने, संकेतकों को संसाधित करने और विद्युत आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है सैटेलाइट इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। सैटेलाइट इंटरनेट के संदर्भ में हमें सही कथन की पहचान करनी है। सैटेलाइट इंटरनेट के संदर्भ में पहला कथन है यह पृथ्वी पर उपयोगकर्ता टर्मिनलों और अंतरिक्ष आधारित बुनियादी ढांचे के बीच डेटा संचारित करने के लिए परिक्रमा करने वाले उपग्रहों या मेगा कॉन्स्टेलेशन तारामंडलों का उपयोग करता है। तो जो सैटेलाइट इंटरनेट है ये पृथ्वी पर उपयोगकर्ता जो है ना उनके टर्मिनलों और अंतरिक्ष आधारित बुनियादी ढांचों के बीच डेटा संचारित करने के लिए परिक्रमा करने वाले उपग्रहों या मेगा कॉन्स्टेलेशन का उपयोग करता है। तो सैटेलाइट इंटरनेट ऐसा करता है, बिल्कुल, है ना। निम्न पृथ्वी कक्षा जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना में तैनात उपग्रह बहुत कम विलंबता प्रदान करते हैं, लेकिन प्रत्येक उपग्रह का कवरेज छोटा होता है। ये कथन भी सही है सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आइए अब हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुनते जाइएगा, है ना। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस गांव को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो किस राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के किस गांव को जो है ना भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर है कारीकोट। उत्तर प्रदेश में एक गांव है कारीकोट। इसको अपने ग्रामीण पर्यटन के प्रति अभिनव और सामुदायिक संचालित दृष्टिकोण के कारण ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 कारीकोट को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक गांव है। अगला प्रश्न है पर्यटन मॉडल के तहत कारीकोट गांव में क्या पुनर्जीवित किया गया है। तो पारंपरिक थारू शिल्प, व्यंजन और लोक कलाएं जो है ना विकसित की जा रही हैं कारीकोट गांव में, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि थारू आदिवासी समुदाय मुख्यतः किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो थारू आदिवासी समुदाय जो हैं
ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। थारू आदिवासी समुदाय ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है। तो भारत में पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर है लखनऊ। भारत में पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम के रूप में ड्रोन मैन ऑफ इंडिया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है और लखनऊ में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला की अवधारणा और स्थापना का श्रेय किसे दिया जा रहा है। तो मिलिंद राज को, जो मिलिंद राज हैं इनको ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से मिलिंद राज को जाना जाता है। इनके ही मार्गदर्शन में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला की जो अवधारणा और स्थापना है वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हो रही है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर रेलवे पटरियों के बीच सौर पैनल लगाने वाला पहला शहर बन गया है। तो वह कौन से शहर ने कर दिखाया है कि रेल पटरियों के बीच में लगाया गया है सौर पैनल। ये किया करके दिखाया है वाराणसी ने। किसने? वाराणसी ने। वाराणसी भारत का पहला शहर बन गया है जिसने रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाए हैं जो सतत ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन कालनेमी, ऐसे ऑपरेशन पूछ लिए जाते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जनता को धोखा देने वाले फर्जी साधुओं पर कार्रवाई करना। ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य है जनता को धोखा देने वाले फर्जी साधुओं पर जो है ना कार्रवाई करना। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य फर्जी साधुओं पर अंकुश लगाना है जो कि धार्मिक कृत्यों के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं। इस ऑपरेशन का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के राक्षस कालनेमी के नाम पर रखा गया है जो छल का प्रतीक है। सनातन धर्म और सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए इसे कांवड़ यात्रा से पहले शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 19 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस को मनाया जाता है। आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या? अगर हो रही है तो जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय बारिश हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तो यहाँ पर बारिश हो रही है। विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1839 में फ्रांसीसी सरकार के द्वारा डागगियोटाइप फोटोग्राफिक प्रक्रिया की घोषणा का प्रतीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक फोटोग्राफी की नींव रखने वाले डागगियोटाइप प्रक्रिया का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो लुइस डागगियोरे जो है ना, इनके द्वारा इस प्रक्रिया का जो है आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है ऑरोविल जो श्री अरविंदो के दृष्टिकोण से प्रेरित हैं निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑरोविल जो श्री अरविंदो के दृष्टिकोण से प्रेरित है कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ये पुदुचेरी में है। कहाँ पर है? पुदुचेरी में है। ऑरोविल एक प्रायोगिक नगर है जिसकी स्थापना 1968 में मिर्रा अल्फांसा द्वारा की गई थी जो श्री अरविंदो के आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह आपको मिलेगा तमिलनाडु के पुदुचेरी के आसपास और इसे यूनेस्को द्वारा अनुमोदन भी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1906 में राष्ट्रवादी समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक के रूप में कार्य किया है। तो 1906 में किसने राष्ट्रवादी समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक के रूप में कार्य किया है। तो इसका सही आंसर है श्री अरविंदो के द्वारा ये कार्य किया गया है। हमारा प्रश्न है, प्रश्न को आप समझना पहले और फिर बताना है कि यह जो विवरण है किस व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त बैठता है। तो देखते हैं। उनका जन्म 1872 में हुआ। शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। कई यूरोपीय भाषाओं में निपुण थे और बाद में भी भारत लौटकर बड़ौदा राज्य में सेवाएं देने लगे। वे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय थे। अलीपुर बम केस 1908 में जेल भी गए और बाद में एक आध्यात्मिक समुदाय की स्थापना की जो बाद में एक प्रमुख आश्रम में विकसित हुए। तो ये सारे के सारा जो कथन दिया था पूरा ये श्री अरविंदो के लिए था। इनका जन्म 1872 में हुआ था। कैम्ब्रिज में इनकी शिक्षा हुई थी। कई यूरोपीय भाषाओं का इनको ज्ञान था। भारत लौटकर बड़ौदा राज्य में सेवा देने लगे और क्रांतिकारी आंदोलन में भी भूमिका रही। अलीपुर बम केस में भी ये शामिल थे।
और एक बाद में आध्यात्मिक समुदाय की स्थापना कर ली इन्होंने, और ये सारा कथन किसके लिए है? श्री अरविंदो के लिए है। इस प्रकार से इनके बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कालनेमी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो अभी देखा था हमने कि ऑपरेशन कालनेमी जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था, जो कुछ पाखंडी होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए। अगला, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जीएसटी है उसके बारे में, और इससे प्रश्न बन भी सकता है, आपको पता है ना। और बताना है कि कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, कौन सा नहीं, कितने। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। पहला कथन है, जीएसटी उपभोग पर लगाए जाने वाले, जीएसटी जो है उपभोग पर लगाए जाने वाला गंतव्य आधारित कर है। बिल्कुल है ना। पेट्रोलियम उत्पाद और मानव उपभोग हेतु एल्कोहल जीएसटी के दायरे से बाहर है। ये कथन भी सही है कि जीएसटी के दायरे में शराब नहीं आती है, अल्कोहल नहीं आता है, और पेट्रोलियम उत्पाद भी नहीं आते हैं। जीएसटी के तहत निर्यात और विशेष आर्थिक क्षेत्रों या उनके डेवलपर्स को की गई आपूर्तियों को शून्य कारक युक्त माना जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो कितने? 3 कथन सही हैं, अर्थात सभी 3 जो है ना सही आंसर होगा इसका। वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है, जिसका अर्थ है कि यह उत्पादन स्थल के बजाय उपभोग स्थल पर लगाया जाता है ना, जहां पर वस्तु का उपभोग किया जाता है वहीं पर इस पर जीएसटी लगाया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों और मानव उपयोग हेतु अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इन वस्तुओं पर राज्यों द्वारा राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत लगाए गए वैट का ही प्रभाव जारी रहता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। निर्यात और विशेष आर्थिक क्षेत्र या एसईजी डेवलपर्स जो है ना, उनकी की गई आपूर्ति को जीएसटी के तहत शून्य रेटेड माना जाता है, अर्थात उन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और एसईजेड के विकास को प्रोत्साहित करना है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ रिपोर्ट से संबंधित है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो इनमें से वह कौन कौन सी रिपोर्ट हैं जो यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती हैं? तो देखते हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट, बिल्कुल ये यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये भी जो है ना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ही जारी की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एमिशन गैप रिपोर्ट है ना, इसके अलावा एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो है वो जारी करता है। जबकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये यूएनईपी जारी नहीं करता है। इस प्रकार से हमारे 3 कथन सही हैं, तो इसके लिए केवल 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये एक संस्था है जो कि वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करने, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत सतत विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। इनकी जो प्रमुख रिपोर्टें हैं उसमें एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर और इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ा हुआ है, और ये बताना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है, अधिनियम का उद्देश्य उचित कीमत पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराकर खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये तो था ही उद्देश्य है ना, तो ये तो बच्चे को पता है। यह लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शहरी आबादी के 75% और ग्रामीण आबादी को 50% को शामिल करता है। ये कथन बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है। तीसरा कथन है, पात्र खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त होगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ये कथन भी सही है, तो पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है। आप जानते हो कि इसका उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
आप जानते हो कि यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के तहत ग्रामीण आबादी के 75%, ग्रामीण आबादी का है कितना 75%, और शहरी आबादी का जो है ना, शहरी आबादी के अधिकतम 50% को शामिल करता है, जिससे भारत की कुल आबादी का लगभग 67% लाभान्वित होते हैं। यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं की जाती है तो लाभार्थी संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान PM कुसुम योजना जो है ना, उसके बारे में बात की जा रही है और बताना है कितने कथन जो है वो सही हैं। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण को कम करना तथा किसानों की आय बढ़ाना है। डिजिटलीकरण को कम करना लिखा है, डिजिटलीकरण को नहीं, डिजिटली है ना। दूसरा है, यह योजना सोलर पंप और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी प्रदान करती है। किसान बंजर परित्यक्त भूमि पर 2 मेगावाट तक के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और विद्युत स्थानीय डिस्कॉम बेच सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 कथन ही सही हैं। देखते हैं। एक तो पहला कथन जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नहीं है, इसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय शामिल है, ना कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसके तहत सोलर पंप स्थापित करने, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर उपकरण के लिए कुल लागत का 30% या 50% तक केंद्रीय सरकार सब्सिडी देती है। इसके अतिरिक्त किसान इस योजना के तहत अपनी बंजर परित्यक्त भूमि पर 2 मेगावाट तक के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणिक लक्ष्य निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? देखो, जलवायु वित्त जो है ना, उस पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है ये बताना है। तो ये है UNFCCC, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है ना, UNFCCC के तहत बाकू अजरबैजान में आयोजित COP29 का एक प्रमुख परिणाम जलवायु वित्त पर एक नए सामूहिक परिमाणिक लक्ष्य को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि 2035 तक पूर्व लक्ष्य $100 से बढ़ाकर 300